तो बेसिकली ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और इस थर्ड लेक्चर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं थायरॉइड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले वाला लेक्चर पे हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। पूरा कंप्लीट हो गया था, फंक्शन, लोकेशन सारा का सारा कंप्लीट हो गया था। मतलब इस लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? थायरॉइड के बारे में। पहले देख लेते हैं आज क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले टुडेज़ गोल। गोल देख लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेसिक्स, कुछ बेसिक्स देखेंगे क्योंकि पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स जानना ज़रूरी है, तभी वो टॉपिक समझ आएगा। पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे, फिर थायरॉइड ग्लैंड कंप्लीट करेंगे। आज थायरॉइड ग्लैंड को क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, यानी उसका लोकेशंस भी जान लेंगे, कहाँ पर है थायरॉइड ग्लैंड, उसका फंक्शन क्या-क्या होता है वो भी जानेंगे, यानी थायरॉइड ग्लैंड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डिजीज़ देखेंगे जो कि किसके रिलेटेड है? थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड है। वो सारा का सारा डिजीज़ देखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक, बेसिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बेसिक में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन क्या होता है? तो पढ़ने से पहले आपको हम बता देते हैं, रेस्पायरेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे बॉडी में जो फूड है वो ब्रेक हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ब्रेक। और ब्रेक को हम लोग एक और वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज़। हमारे बॉडी में जो फूड है वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा हो या फिर उसे ब्रेक भी बोल सकते हैं। ब्रेक हो रहा हो, और जब वो ब्रेक हो रहा हो यानी कि जब वो ऑक्सीडाइज़ हो रहा हो तो उसमें से एक एनर्जी निकलता है। तो वो एनर्जी हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी लिविंग थिंग के लिए एनर्जी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही रिस्पायरेशन के थ्रू, यानी कि रिस्पायरेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं जब फूड जो हो वो ब्रेक होकर क्या बनाए? एनर्जी बनाए। उसे क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं इंग्लिश वाला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, चाहे तो ब्रेक डाउन बोलिए या ऑक्सीडाइज बोलिए। अब कुछ बच्चे को ये समझ नहीं आता होगा कि सर ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, आपको पता है ग्लूकोज, हमारे बॉडी में जो फूड का ब्रेकडाउन होता है ना वो मेनली ग्लूकोज होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि सब्जी का ऑक्सीडाइज हो रहा है, पालक साग खा रहे हो तो पालक साग का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या क्या होता है? याद रखना है, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन और ओ मतलब ऑक्सीजन। तो यानी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये दूसरा स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में C6H12 होता है। और यहाँ लिख देते हैं पेन से, एक काम करते हैं। अच्छा, ये लाल से लिखते हो, एक सेकंड। ये रहा, ये। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है ना वो यहाँ देखिएगा, उसमें C6 होता है, एच एच जो होता है वो 12 होता है और ओ 6 होता है। यानी कि सर ग्लूकोज के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड से हम क्या कर रहे हो, चाहे तो ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन निकाल रहे हो। जब भी हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड पे ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो उस कंपाउंड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी ऑक्सीजन ऐड करेंगे। नहीं तो फिर अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं कर पा रहे तो या फिर हाइड्रोजन निकाल सकेंगे। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं किसी कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड पे, तो तब भी ऑक्सीडेशन होगा, और अगर से किसी भी केमिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तब भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ये करने के लिए भी हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ब्रेकिंग डाउन भी बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन या ऑक्सीडाइज फूड को, स्पेशली ग्लूकोज। स्पेशली क्या? मेन कौन सा फूड है जो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है? वो होता है ग्लूकोज। स्पेशली ग्लूकोज जिसका स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, याद कर लेना, C6H12O6। टू रिलीज एनर्जी, जब वो ब्रेक होता है तो उससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, और इसी से हम जिंदा रह पाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। सर कितने टाइप का रेस्पिरेशन होता है? तो टोटल 2 टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, पहला वाला ये एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मतलब वो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, यानी कि जब जब वो ब्रेक हो रहा है ना तो वहां पर ऑक्सीजन हो, वहां पर ऑक्सीजन हो, यानी कि वो ग्लूकोज में जाकर ऑक्सीजन का एडिशन होना, यानी ऑक्सीजन जो है वो जाकर ऐड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा हो तो उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा हो तो उसे कहेंगे
एरोबिक रेस्पिरेशन, इंग्लिश वाला डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मेनली ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका, ग्लूकोज का, वही हो रहा है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। अब दूसरा टाइप एरो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये समझ सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब था कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। आइए, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। अच्छा, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम इसे मार्क करते हैं, ये वाला, ये जो लिखा हुआ पार्शियल ऑक्सीडेशन, इसको ध्यान रखना है, अभी आगे क्लियर करेंगे। अब आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यहां भी हो रहा है, ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन हो रहा है, टू रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टू रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही क्या, कि रेस्पिरेशन जब होगा तो उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, वहां से भी हमें एनर्जी मिलता है, चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो तब भी एनर्जी मिलेगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा हो तब भी एनर्जी मिलेगा। बस क्या होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो एनर्जी थोड़ा ज्यादा मिलता है, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है तो एनर्जी थोड़ा कम मिलता है। अब आते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं, ये रहा एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान से देखना, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बार बार यहाँ पर गलत लिख दिए, ठीक है, C12H22O11 नहीं होता है, वो होता है C6H12O6, C6H12 और O6, याद रखना है, C6H12O6। ग्लूकोज जो था वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, क्या बनाया, एनर्जी बनाया, पानी बनाया और CO2 बनाया। याद रखना है कि देखिए इसमें से सारा का सारा हाइड्रोजन गायब हो गया, जो CO2 स्ट्रक्चर है इसमें क्या एक भी हाइड्रोजन है, नहीं सर नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन निकला, और जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बोलते हैं सर, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें देखिए, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया सर, CO2 बन गया, क्या बन गया, CO2 बन गया, और यही हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ के टाइम पे उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए वो क्या है, पॉइजनस है CO2, इसीलिए उसे बाहर निकाल देते हैं वेस्ट की तरह, एनर्जी भी मिल जाता है, जो CO2 बन रहा है हमारे बॉडी के अंदर वो बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होता है, तब क्या होता है ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ग्लूकोज है, सॉरी, ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी तो बनाएगा, वाटर भी बनाएगा, लेकिन CO2 नहीं बनता है यहाँ पर, यहाँ पर CO2 नहीं बनता है, ह्यूमन के केस में CO2 नहीं बनता है। जब ऑक्सीजन का कमी पड़ जाए ह्यूमन पे, तो वहां पर जब रेस्पिरेशन हो रहा हो, यानी कि जब ग्लूकोज टूट रहा हो, तो एनर्जी तो बनेगा, वाटर भी बनेगा, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह CO2 इधर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड। ये एसिड जब बॉडी में फिर से ऑक्सीजन का मात्रा बढ़े, तो ये एसिड जो है ये वापस से CO2 बना देगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन कब समझ में आएगा, जब ग्लूकोज से CO2 बन रहा है तो उसे बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर ये ग्लूकोज से CO2 नहीं बन रहा है तो उसे बोलेंगे पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब आते हैं ऊपर वापस से, जो आपको बोलते हम समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले पे साफ साफ लिखा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे साफ साफ लिखा था, एरो एनारोबिक रेस्पिरेशन पे साफ साफ लिखा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर, पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि ग्लूकोज से CO2 डायरेक्ट नहीं बन रहा है। जब तक ग्लूकोज से CO2 नहीं बनेगा तब तक हम उसे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये बेसिक हम पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं सर, मेटाबॉलिज्म एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और वो जरूरी हमें जिंदा रखने के लिए, अगर वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा हमारे बॉडी के अंदर तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे बॉडी पे हो रहा है और जो बहुत जरूरी है, अगर वो ना हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और मेटाबॉलिज्म का टोटल दो पार्ट होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में होता क्या, आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, चाहे तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, वो टूट रहा है, कुछ कोई केमिकल टूट रहा है, उससे एनर्जी बन रहा है, रेस्पिरेशन पड़े अभी। मेटाबॉलिज्म में देखिए यहाँ साफ साफ लिखे हैं, थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, चाहे तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है कि केमिकल टूट रहा है और उससे एनर्जी मिल रहा है जिंदा रहने के लिए, और चाहे तो क्या हो रहा है कि केमिकल जुड़ रहा है, हमारे बॉडी में ऐसा बहुत सारा केमिकल्स है जो जरूरी है हमारे बॉडी पे होना, इसलिए वो जुड़कर वो केमिकल को बनाता है ताकि हम जिंदा रह पाए। तो मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कोई भी चीज का टूटना, कैटाबॉलिज्म, और एनाबॉलिज्म मतलब कोई भी चीज का जुड़ना। कैटाबॉलिज्म को शॉर्ट में कहते हैं, ये रहा, कैटाबॉलिज्म को शॉर्ट में कहते हैं ब्रेकिंग, और एनाबॉलिज्म को शॉर्ट में कहते हैं बिल्डिंग, यानी कि बन रहा है, एनाबॉलिज्म मतलब बन रहा है और कैटाबॉलिज्म मतलब टूट रहा है। नेक्स्ट आते हैं थायराइड ग्लैंड, यही आज हम लोग का मेन टॉपिक है, बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, बस उतना ही बेसिक जानना था आपको। अब आते हैं जल्दी जल्दी से थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। आइए, थायराइड ग्लैंड, सबसे पहले जानते हैं लोकेशन, हाँ लोकेशन देखते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। लोकेशन क्या है,
द थायराइड ग्लैंड ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ टू लैटरल लोब्स। जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो सिंगल पीस नहीं है, वो दो लैटरल लोब से मिलकर बना है। दैट लाई ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों अलग अलग साइड है, एक इस साइड और एक इस साइड। दैट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द रूफ ऑफ ट्रैकिया। रूफ मतलब ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, रूफ मतलब छत्ता ऊपर होता है ना, तो इसीलिए लिखा है रूफ ऑफ ट्रैकिया। अब देखिए इस डायग्राम पे साफ साफ समझ में आएगा। ये देखिए सॉरी, यहाँ पर साफ साफ लिखा था कि दो लैटरल लोब से मिलकर बना है। तो ये रहा पहला लोब और ये रहा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा पहला लोब और ये रहा दूसरा लोब। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और देखिए ये रूफ है, ये जो आप देख रहे हैं ना बीच में व्हाइट सा, ये ट्रैकिया है, जो अंदर में है ना व्हाइट सा ये वाला, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के रूफ पे लगा हुआ है। बस यही लोकेशन था, इजी है। और इस वाले को एक और पार्ट को ध्यान से देखना है, ये दोनों लैटरल लोब्स है, ये वाला लोब और ये वाला लोब, ये दोनों का दोनों लोब जो है ये इससे कनेक्ट है। बीच में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जिसको हम रेड रेड कर रहे हैं, पूरा रेड रेड, इसको इसी की वजह से ये दोनों कनेक्ट है। अगर ये नहीं रहा तो दोनों अलग लग रहा था, लेकिन इसकी वजह से क्या है, ये दोनों कनेक्ट है। तो इस वाले को पार्ट को क्या बोलते हैं, बीच वाला पार्ट को इस्थमस। यानी कि इस्थमस हेल्प करता है दो लैटरल लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड को आपस में जोड़ने पे। क्लियर? नेक्स्ट, अब कुछ काम काम का देख लेते जल्दी जल्दी। सर थायराइड ग्लैंड जो है वो तो पता चल गया सर, वो ट्रैकिया के रूफ पे रहता है, वो दो लोब से मिलकर बना है और उसे जोड़ने का काम करता है इस्थमस। अब सर ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, आइए देख लेते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन। यानी कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है सर, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसेंशियल कंपोनेंट फॉर थायरॉक्सिन। यानी एसेंशियल कंपोनेंट मतलब होता है ना कि थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए कंपोनेंट मतलब सामान, क्या क्या सामान चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो इसेंशियल यानी बहुत जरूरी सामान है वो है आयोडीन। बिना आयोडीन का थायरॉक्सिन हार्मोन बन नहीं पाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ थायराइड हार्मोन। कितने टाइप्स का थायराइड हार्मोन होता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन मतलब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, वो कितने टाइप का होता है, तो वो दो टाइप का, सॉरी, थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो कितने टाइप का होता है सर, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है T3, अभी आप ऊपर में पढ़ेगी, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, लेकिन उसका भी दो पार्ट है, उसे समझेंगे। एक होता है T3 और दूसरा होता है T4। T3 का दूसरा नाम यहाँ देखिए, T3 का दूसरा नाम, T3 का नाम क्या है, फुल फॉर्म मतलब T3 तो शॉर्ट है ना, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है ट्राई आयोडोथायरोनिन। याद कर लीजिए T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T3 का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई आयोडोथायरोनिन। क्लियर? और दूसरा एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं T4। अब ये तो इजी होगा, टेट्रा लगा देंगे, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। थायरोक्सिन यहाँ लिखा होगा, थायरोनिन होगा। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्लियर? अब दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि T3 जो है, T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोनिन जो हार्मोन है, और T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन जो है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, यानी कि T3 में क्या क्या होता है और T4 में क्या क्या होता है। सबसे पहले T3 जो होता है वो कंटेन, यानी उसमें होता है आयोडीन आइटम। कितना, थ्री आयोडीन आइटम होता है। कितना, थ्री। यानी कि देखिए नाम से पता चल रहा है T3 यानी उसमें टोटल कितना आयोडीन होगा सर, थ्री होगा। और T4 पे T3 कंटेन्स, हाँ यस, वो कॉपी पेस्ट किए थे ना यहाँ से यहाँ, तो सेम टू सेम हो गया। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड प्रोज्यूम करता हूँ। यहाँ T4 होगा पहला तो, और दूसरा थ्री नहीं होगा, गेस कर सकते हैं आप क्या होगा यहाँ पर सर, फोर होगा, फोर। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया। T4 जो है, T4 कंटेन्स फोर आयोडीन एटम, नाम से पता चल रहा है T4 यानी कि चार आयोडीन एटम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, T3 जो है वो ज्यादा एक्टिव है, T3 इज मोर एक्टिव देन T4। T4 से ज्यादा एक्टिव होता है T3, यानी कि बॉडी में ज्यादा काम कौन करता है, T3 करता है। किसके मुकाबले, T4 के मुकाबले। T4, अब उसी को उल्टा कर देंगे, T4 इज लेस एक्टिव, T4 जो है वो लेस एक्टिव है देन T3। द मेजर, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। द मेजर फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड से जो हार्मोन निकलता है वो किस फॉर्म पे ज्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी पे। द मेजर फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड इज T4। वो ज्यादा हमारे हमारे ब्लड में, पता है किस मतलब कौन सा थायराइड हार्मोन ज्यादा पाया जाता है T3 और T4 में से, हमारे बॉडी के ब्लड में वो होता है T4। लेकिन सर T4 तो लेस एक्टिव है, तो हमारे बॉडी में ज्यादा होकर क्या कर लेगा। तो अब ध्यान से सुनना है कि भले वो हमारे बॉडी में T4 का मात्रा ज्यादा है, और आपको ये भी मालूम चल गया कि T3 ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू T4, लेकिन
एक खासियत पता है क्या है कि वक्त आने पर T4 जो है वो कन्वर्ट हो सकता है T3 के, यानी कि जब जरूरत पड़ता है तो T4, क्योंकि हमारे बॉडी में मात्रा किसका ज्यादा है सर T4 का, तो वक्त आने पर T4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें T3 पे, यानी लेस एक्टिव से मोर एक्टिव बन जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, सारा का सारा फंक्शंस बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक भी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से कान खोलकर सुनते रहना है। अब पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अभी तो ये पढ़ लिए कि पहले तो क्या पढ़े कि थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, फिर दूसरा क्या पढ़े कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो पढ़े कि दो होता है T3 और तीसरा T4। क्लियर? अब पढ़ने वाले हैं कि वो जो हार्मोन निकलता है वो करता क्या है, वो करता क्या है, फंक्शन क्या है उसका। तो पहला, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला पहला जो इसका इफेक्ट होता है सॉरी, पहला जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है BMR। अब BMR क्या है सर, ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है। BMR मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि BMR का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट याद कर लेना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सर इसका मतलब क्या होता है, बेसल मतलब, अच्छा पहले इसका मतलब समझाइए, मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक। सर इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, क्या सर इससे कुछ जुड़ता है, क्या इससे कुछ मिलता जुलता है? हाँ, मेटाबॉलिज्म को ही मेटाबॉलिक कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। सर रेट क्या होता है, रेट का मतलब मान लीजिए कि आप 4 कदम चले 1 मिनट में, यानी कि जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर वॉक किए 1 घंटे पे, तो 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि काम को अगर से किसी टाइम के साथ जोड़ दिया जाए कि इतने इतने टाइम पे इतना काम कर रहे हैं, तो उसे रेट कहते हैं कि हाँ इसका वो काम करने का इतना रेट है। ये इसका रेट ये है कि हर 1 किलोमीटर वो हर 1 घंटे पे दौड़ सकता है। क्लियर? रेट मतलब कि कोई भी काम किसी टाइम ड्यूरेशन पे, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि आप 20 रोटी बना सकते हैं 20 मिनट पे, तो 20 रोटी पर 20 मिनट हो जाएगा, यानी कि आप पर 20 मिनट में 20 रोटी बना सकते हैं। यानी काम को अगर हम टाइम के साथ जोड़ दें कि इतने टाइम पे इतना काम हो रहा है, उसे कहते हैं रेट। अब सर बेसल मतलब जो जरूरी है, जो नेसेसरी है, जो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। और मेटाबॉलिक क्या होता है सर, मेटाबॉलिक में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। सर दो होता है ना, एक होता है एनाबॉलिक और दूसरा होता है कैटाबॉलिक। अभी हम लोग मेन बात करेंगे कैटाबॉलिक के बारे में। तो सर मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को ही मेटाबॉलिक कह रहे हैं सर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड जिससे एनर्जी मिले। तो अब जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मतलब जो जरूरी है वो होना जरूरी है, मेटाबॉलिक यानी कि जो जरूरी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी पे हो रहा है, एक रेट के हिसाब से होता है ना कि हर मिनट कितना केमिकल जुड़ रहा है या फिर कितना केमिकल टूट रहा है, उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसे क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। क्लियर? अब पढ़ते हैं इसका इफेक्ट बीएमआर में क्या होता है। पहला, थायरोक्सिन इज अ कैलोरीजेनिक हार्मोन। कैलोरीजेनिक मतलब हीट से रिलेटेड, ये हमारे बॉडी पे हीट को यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैलोरीजेनिक यानी हीट यानी टेम्परेचर से रिलेटेड हार्मोन है ये। थायरोक्सिन इज अ कैलोरीजेनिक हार्मोन because it increase oxygen uptake and metabolism of the tissue and thus accelerate energy production, that is BMR। यानी कि ये क्या करता है हमारे बॉडी पे, अच्छा एकदम इजी वे से, बस एकदम इजी वे पे समझाते हैं। पहला क्या हो रहा है ना कि ये क्या करेगा हमारे बॉडी पे जो बीएमआर है ना उसको बढ़ा देगा। सर इसका मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, और जब वो ब्रेक होता है तो जब वो पूरा ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है सर, CO2 बनता है। अभी ना देखें, CO2 बनता है, तो सर CO2 तो बाहर निकालना पड़ेगा बॉडी से, है ना। और सर ये रेट को बढ़ा दे रहा है, रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो रेट था, मान लीजिए पहले 5 केमिकल टूट रहा था 1 मिनट में, अब 10 केमिकल टूट रहा है 1 मिनट पे, तो स्पीड क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया। तो अब स्पीड बढ़ा, तो स्पीड बढ़ने के लिए अब ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। ऑक्सीडेशन के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो अब ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्या करता है, जब जैसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है हमारा ऑक्सीजन इनटेक, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन अपटेक यानी ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं उसका मात्रा भी बढ़ जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ज्यादा होता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होता है। और जो दरकार पड़ता है हमारे बॉडी के लिए वो तो यूज हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा बचता है वो हीट के फॉर्म पे हमारे बॉडी से निकलता है, इसीलिए हमारा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा है थायरोक्सिन इज अ कैलोरीजेनिक हार्मोन बिकॉज इट इंक्रीज ऑक्सीजन अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यू एंड दस एक्सेलरेट एनर्जी प्रोडक्शन। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो जा रहा है एनर्जी प्रोडक्शन, और उतना एनर्जी हमारे बॉडी को दरकार ही नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो हीट के फॉर्म पे लॉस हो जा रहा है। दैट इज BMR। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फंक्शन, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। इसका इफेक्ट मेटाबॉलिज्म में कहां पर है।
थायरोक्सिन इंक्रीज शुगर लेवल, ये याद कर लेना है। थायरोक्सिन जो है वो क्या कर देता है, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो दिमाग में बैठा लेना है। थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड पे शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन, उसके ब्लड पे शुगर लेवल उतना ज्यादा। सॉरी, थायरोक्सिन इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड, थायरोक्सिन क्या करता है, शुगर लेवल ब्लड पे बढ़ा देता है। नेक्स्ट, अगर जो थायरोक्सिन कम हो इन लो डोज, जब डोज कम हो थायरोक्सिन का डोज कम हो इन लो डोज, इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। लो डोज में वो प्रोटीन बनाता है। बट इन हाई डोज, जब उसका डोज बढ़ जाए तो वो क्या करता है, डिप्रेस कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाना कम कर देता है। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर डिप्रेस लिखा है, स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं लिखा है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस तो तब भी होगा, लेकिन स्टॉप नहीं होगा। अगर से हम हाई डोज कर दे थायरोक्सिन हार्मोन का, तो प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप नहीं होगा, कम हो जाएगा। डिप्रेस, डिप्रेस मतलब कम हो जाना। थायरोक्सिन डिक्रीज सेरम कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, यहाँ पर कॉमा है, हम यहाँ पर कर देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या, एक कॉमा है, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर। अब जो पहला क्या हो गया, पहला शुगर लेवल बढ़ाता है। दूसरा क्या हो गया सर, वो लो, अच्छा इन लो डोज, जब थायरोक्सिन का डोज लो हो तब वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और जब डोज बढ़ जाता है तो वो प्रोटीन बनाना डिप्रेस कर देता है। अब तीसरा देखते हैं, थायरोक्सिन डिक्रीज सेरम कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। सर ये क्या है, सेरम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल तो सर फिर भी पता रहता है बहुत सारे लोगों को, ये फॉस्फोलिपिड क्या है और सेरम क्या है, बताते हैं, तीनों बताते हैं। सेरम, जब खून जम जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब खून जम जाता है तो वो जब जम जाता है उसके आसपास ना येलोइश कलर का लिक्विड होता है, गाढ़ा सा। जब खून डार्क कलर का जम जाता है बीच में, तब उसके आसपास येलोइश कलर का एक लिक्विड होता है, उसे कहते हैं सेरम। क्या कहते हैं, सेरम। लेकिन सर ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट होता है, बस ऐसे ही याद रखना है, एकदम डीप नहीं जाना है। और फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड भी एक टाइप का फैट होता है। वो सेल का जो वॉल होता है ना, हमारी बॉडी में सेल्स है, एनिमल की बॉडी में जो सेल है या फिर कोई भी सेल है, उसके जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, सेल का जो क्या होता है, मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो होता है वो इसी से मिलकर बनता है, फॉस्फोलिपिड। तो थायरोक्सिन क्या करता है, डिक्रीज कर देता है किसको, सेरम को, हमारे बॉडी में सेरम को कम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, और फॉस्फोलिपिड को कम कर देता है। याद कर लेने तीनों नाम। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। अच्छा, वो भी तो पढ़ रहे। नेक्स्ट, तीसरा इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट कहां पर होता है उसका, ग्रोथ पे। तीसरा इफेक्ट कहां डालता है, वो ग्रोथ पे डालता है। थायरोक्सिन हेल्प इन स्केलेटन, मस्कुलर, सेक्सुअल, मेंटल ग्रोथ। अब जो थायरोक्सिन जो है ना, वो ग्रोथ पे भी अच्छा अपना काम करता है, यानी ग्रोथ के रिलेटेड भी बहुत सारा काम करता है। हमारे बॉडी में स्केलेटन, स्केलेटन किसका बना है, बोन्स का बना है। फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन इज कॉल्ड स्केलेटन। हमारे बॉडी में बोन्स का ग्रोथ करने के लिए भी थायराइड, सॉरी थायराइड बोल रहे हैं, थायरोक्सिन रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे मसल्स के ग्रोथ पे भी, सेक्सुअली ग्रोथ, यानी सर ये सेक्सुअली ग्रोथ क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि मेल और फीमेल के बारे में बात करें, तो मेल का वॉइस जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, फीमेल का वॉइस जो होता है थोड़ा अलग होता है। मेल का बॉडी पोस्चर अलग होता है, फीमेल का बॉडी पोस्चर अलग होता है। मेल का बात करने का स्टाइल अलग होता है, फीमेल का बात करने का स्टाइल अलग होता है, तो इसी कहते हैं सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, मेल पे मेल कैरेक्टर आना और फीमेल पे फीमेल का कैरेक्टर आना, इसे कहते हैं सेक्सुअल ग्रोथ। तो थायरोक्सिन जो होता है वो स्केलेटन का ग्रोथ तो करता है, यानी कि बोन्स का ग्रोथ तो करता है, मसल्स का भी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ सेक्सुअल ग्रोथ भी करता है, और मेंटल यानी दिमागी, मतलब दिमाग का भी ग्रोथ करता है, ताकि आप जैसे जैसे बढ़े तो आपका दिमाग भी बढ़े साथ ही साथ। ठीक है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर कार्डियो मतलब सर सबको पता है, सब बोलता है कार्डियो कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर, है ना। तो अब इफेक्ट उसका कार्डियो, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो जानने वाले हैं, ध्यान से देखना है। थायरोक्सिन इंक्रीज, थायरोक्सिन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। क्या इंक्रीज करता है, थायरोक्सिन इंक्रीज हार्ट रेट, यानी कि हमारा जो दिल धड़क है, धक 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 धक, उसका क्या करता है, रेट को बढ़ा देता है। मान लीजिए कि एक मिनट में पहले 70 टाइम्स धड़क रहा था, एक मिनट पे हमारा दिल कितने बार धड़क रहा था, 70 टाइम्स, तो उस रेट को बढ़ा देगा, 75 कर देगा, 76 कर देगा, यानी कि रेट को बढ़ा देगा। थायरोक्सिन इंक्रीज हार्ट रेट, थायरोक्सिन इंक्रीज हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करें, सॉरी, कार्डियक आउटपुट के बारे में बात करेंगे, तो सर ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो तुम ध्यान से सुनना है, ये 11th में भी काम आएगा आपका, कि कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है कि हमारे जो दिल धड़क रहा है वो क्या कर रहा है, खून को पंप कर रहा है, यानी खून को बाहर की तरफ निकाल रहा है, पंप कर रहा है, ताकि वो पूरे बॉडी पर सर्कुलेट हो पाए। जैसे से क्या कर रहा है, खून को बाहर की तरफ फेंक रहा है ना। तो एक मिनट पे दिल से जितना खून बाहर निकलता है, एक मिनट पे दिल जो धड़क रहा है, धक 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 धक, ठीक है, एक मिनट में जितना खून वो बाहर फेंकता है दिल प्रेशर से, उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। आउटपुट मतलब बाहर निकलना, और दिल से बाहर निकल रहा है एक मिनट पे, तो उसे कहते हैं, जितना खून एक मिनट पे दिल से बाहर निकलेगा उसे कहेंगे कार्डियक आउटपुट।
पहला इफेक्ट कहाँ था सर? पहला इफेक्ट हार्ट रेट बढ़ा रहा था सर। अगर हार्ट रेट बढ़ गया यानी कि दुक 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 स्पीड में पंप करने लग गया तो सर ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि जब हार्ट रेट बढ़ रहा है तो जाहिर सा बात है कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। पहले मान लीजिए, अजम्पशन बता रहे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पहले मान लीजिए कि हार्ट से 1 मिनट में 1 लीटर खून निकल रहा था। अब जब हार्ट रेट बढ़ गया है, ठीक है, जब हार्ट रेट बढ़ गया है तो अब हार्ट से क्या होगा सर? 1 मिनट में 1.5 लीटर खून निकल सकता है क्योंकि हार्ट रेट तो बढ़ गया है ना, अब ज्यादा धड़क रहा है। तो वैसे ही अगर जो इंक्रीज हो रहा है हार्ट रेट तो जाहिर सा बात है कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा स्पीड में खून बाहर निकल रहा है ना, क्योंकि रेट बढ़ गया है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है यानी ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इट डायलेट्स। अब ये प्रेशर को संभालने के लिए क्या करेगा? अब देखिए दिमाग कितना अच्छा खूबसूरती है, अब ध्यान से देखिएगा। अब प्रेशर तो बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। अब इसको संभालने के लिए क्या करेगा? ये डायलेट कर देगा, यानी मतलब फैला देगा। डायलेट मतलब फैला देना। ये डायलेट कर देगा पेरिफेरल वेसल्स। सर वेसल्स मतलब तो पता है, नस को कहते हैं वेसल्स, लेकिन सर पेरिफेरल वेसल्स मतलब हार्ट के अंदर जो वेसल्स है, जो हार्ट के अंदर वेसल्स है उसको छोड़ के हमारे बॉडी में जितना भी वेसल्स है उसे क्या कहते हैं? पेरिफेरल वेसल्स कहते हैं। क्लियर? तो वो क्या करेगा? अब उतने प्रेशर को संभालना पड़ेगा ना, प्रेशर तो बढ़ गया ब्लड प्रेशर, तो उसको संभालने के लिए डायलेट कर देगा पेरिफेरल वेसल्स को। अब आते हैं इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन अभी पढ़े, स्टार्टिंग पे पढ़ाए थे ना बेसिक पे, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो सर इसका जो इफेक्ट है वो रेस्पिरेशन पे क्या होता है? ये इंक्रीज कर, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, वो इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है ना, बीएमआर बढ़ जाता है। बीएमआर में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन ही हो रहा है। ठीक है, इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ O2। O2 का यूटिलाइजेशन बढ़ा देता है, क्योंकि जब रिस्पायरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब रिस्पायरेशन बढ़ जाता है यानी कि जब बीएमआर बढ़ जाएगा यानी कि रिस्पायरेशन ज्यादा स्पीड से हो रहा है तो CO2 ज्यादा बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, आप उसको ज्यादा चला रहे हैं तो इसका मतलब वो ज्यादा तेल पिएगा, और ज्यादा तेल पिएगा तो उसमें से ज्यादा धुआं निकलेगा। तो वैसे ही है, हमारा बॉडी का जो काम था वो बढ़ गया, अचानक से बीएमआर बढ़ गया तो वो ज्यादा CO2 बनाएगा, और उसमें पेट्रोल पेट्रोल समझ जाइए ऑक्सीजन, तो उसमें ऑक्सीजन भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। तो इट इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ CO2। जैसे ही यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बढ़ेगा, जाहिर सा बात है O2 क्यों बढ़ रहा है? ताकि रेस्पिरेशन ज्यादा हो पाए, और रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2, तो इसका मतलब CO2 भी बढ़ जाएगा। दस इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो इसीलिए क्या करता है वो? इंक्रीज कर देता है रेट, सांस लेने का जो रफ्तार है। ऐसे नॉर्मली लोग कैसे सांस लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं ना, लेकिन वैसे हो जाता है, ऐसे रेट बढ़ जाएगा। और क्या करेगा? डेप्थ को बढ़ा देगा। पहले हम लोग नॉर्मल से ऐसे लेते हैं रिलैक्स होकर, लेकिन जैसे ही रेट तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ डेप्थ भी बढ़ा देगा, जोर जोर से एकदम गहरा गहरा सांस लेंगे ऐसे करके, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा जाए बॉडी पे। क्लियर? नेक्स्ट छठा नंबर इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम लोग GIT भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सर थायरोक्सिन हार्मोन का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होता है? थायरोक्सिन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, secretion of digestive juice and movement of gastrointestinal tract। अच्छा, पहले आप ये जान लीजिए कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता क्या? ट्रैक मतलब पटरी होते ना, रेलवे ट्रैक बोलते हैं, रेलवे ट्रैक। तो ट्रैक मतलब क्या हो गया? पटरी हो गया। क्लियर? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब, ये तो समझ में आ गया, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन, मुंह से लेकर जो एक ट्रैक जा रहा है पूरा होते हुए नीचे से होते 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 एनस तक का, कहां तक? एनस तक। वो पूरे ट्रैक को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी माउथ से लेकर पूरा जो नीचे जा रहा है, माउथ हुआ, ट्रैकिया हुआ, लैरिंग्स वैरिंग्स, फिर उसके बाद आपका ये हुआ ब्रोंक्यूल्स हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर स्टमक आया आपका, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आया, लार्ज, फिर स्मॉल, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट रेक्टम आया, ठीक है, फिर एनस आया। ये सारे जो ट्रैक है, पूरा का पूरा ट्रैक उसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्लियर? अब उसका इफेक्ट क्या है? अब थायरोक्सिन इस पे इफेक्ट क्या डाल रहा है? थायरोक्सिन इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्या इंक्रीज कर देता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, यानी कि हम जो खा रहे हैं ना वो एब्जॉर्ब होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन हो गया, जो काम का सामान हो गया, वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड पे, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या कर देता है? बढ़ा देता है। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, यानी कि हमारे बॉडी में पैंक्रियास से, गॉल ब्लैडर से जितना डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो कि हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ताकि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो। एंड मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना उसके अंदर मसल्स जो है वो स्मूथ मसल्स है, यानी वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है, तो उसको ये कंट्रोल करता है, उसमें मूवमेंट करता है ताकि अच्छे से मिक्स हो और अच्छे से डाइजेस्ट हो और उसमें से काम का चीज एब्जॉर्ब कर ले। तो ये सारी चीज को बढ़ा देता है। पहला तो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, फूड डाइजेस्ट होने का स्पीड को बढ़ा देता है। कैसे? डाइजेस्टिव
एंजाइम्स को सिक्रेट करके। और चौथा और तीसरा क्या करता है, तीसरा ये करता है कि ये मूवमेंट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं जिसको क्या बोलते हैं पेरिस्टालिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस। नेक्स्ट आता है 7 नंबर पे, इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट। अच्छा, अब थायरोक्सिन हार्मोन का ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट होता है, बहुत इजी याद कर लेना, स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रेशन। ये मिल्क सिक्रेशन पे हेल्प करता है। ठीक है, स्टिमुलेट मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से मिल्क को सिक्रेट करने के लिए ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है बेसिकली। अब आते हैं 8 नंबर में, इफेक्ट ऑन ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स किसे कहते हैं, ब्लड के अंदर जो जो सेल्स होता है उसे कहते हैं ब्लड सेल्स। सर ब्लड के अंदर क्या क्या सेल्स होता है, सर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और सर प्लेटलेट्स होता है तीनों, ये तो मालूम ही होगा, बहुत बेसिक है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो उसका इफेक्ट ब्लड सेल्स पे क्या आ रहा है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड सेल्स पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो थायराइड हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, सॉरी हाँ आरबीसी, हम आरसीबी बोले जा रहे थे आरबीसी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी किसे कहते हैं सबको मालूम है, रेड ब्लड सेल। अब क्या कर रहा है ना वो डेवलपमेंट, यानी कि वो क्या कर रहा है, थायराइड हार्मोन जो है वो हेल्प कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी को बनाने में हेल्प कर रहा है। हमारे बॉडी के ब्लड पे क्या सेल्स होता है, सर 3 होता है, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को बनाने में कौन हेल्प करता है, सर कौन हेल्प करता है, थायराइड हार्मोन हेल्प करता है। और जब आरबीसी बनता है ना, उसको एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, एराइथ्रोपोएसिस। क्या कहते हैं, एराइथ्रोपोएसिस। इराइथ्रो मतलब रेड हो गया और पोएसिस मतलब बनना, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का बनना। थायराइड हार्मोन क्या कर देता है, डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी में हेल्प करता है, यानी आरबीसी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। हाइपोफंक्शन ऑफ थायराइड काउज एनीमिया। अच्छा, ये चीज आपको याद रखना है कि आरबीसी जो होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ कर रखना। क्योंकि जो सांस ले रहे हैं वो जाकर कहाँ है, तो सांस कहाँ, जो सांस तो ऑक्सीजन जा रहा है वो कहाँ जाता है सर, ब्लड पे जाता है। तो ब्लड तो लिक्विड है, तो उसमें ऑक्सीजन कैसे पकड़ा हुआ रहेगा। तो जो आरबीसी होता है ना, उसी के सरफेस पे हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो जाहिर सा बात है, थायराइड हार्मोन आरबीसी को बढ़ा रहा है, इसका मतलब आरबीसी बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरी करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा हमारे बॉडी का। लेकिन अगर चाहे हाइपो फंक्शन, यानी कि हाइपो मतलब कम, अगर चाहे थायराइड हार्मोन जो है वो कम काम करे, तो उसके वजह से हमें अनीमिया हो जाएगा। बेसिकली अनीमिया में होता क्या है ना, हमारे बॉडी को एक बोलते हैं ना, जो जरूरत अनुसार ऑक्सीजन वो नहीं मिलता है, जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो अगर ये हाइपो फंक्शन हो जाएगा तो जाहिर सा बात है आरसीबी बोल जाए, आरबीसी कम बनेगा, और जब आरबीसी कम बनेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन ले जाने का कैपेसिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को पकड़ कर रखता है। तो अब जब हाइपो फंक्शन होगा तो ऑक्सीजन ले जाने का कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जितना चाहिए, इसके वजह से हमें क्या हो जाएगा, अनीमिया। क्लियर। नेक्स्ट 9 नंबर, इफेक्ट ऑन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इजी है, स्टार्टिंग में पढ़े कि कैसे वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, थायराइड हार्मोन। क्लियर। थायरोक्सिन इज अ हीट प्रोड्यूसिंग कैलोरीजेनिक हार्मोन, इट इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। और कैसे करता है वो भी जान लिए, ठीक है, पहले जान चुके हैं कैसे होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। अगर आपको फिर ये दिक्कत होगा, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में पढ़ा है थायराइड हार्मोन जो है ना, एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा है। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसका मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसका इफेक्ट क्या है मेटामॉर्फोसिस पे। आपको ये जानना पड़ेगा कि मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कि कोई भी एनिमल का जो बेबी स्टेज होगा, लार्वा स्टेज, उसका जो शेप साइज होगा, यानी उसका फिजिकल स्टेज जो होगा, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा जब वो अडल्ट हो जाएगा। यानी कि कोई भी एनिमल का बेबी यानी लार्वा स्टेज, जब वो बेबी होगा तो उसका शेप और साइज कुछ अलग होगा, और जब वो अडल्ट हो जाएगा तो उसका पूरा शेप और साइज चेंज हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस। तो उसका इफेक्ट, अब थायराइड से जो हार्मोन निकल रहा है उसका इफेक्ट क्या है, किसमें, मेटामॉर्फोसिस पे। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल किसे कहते हैं, जब फ्रॉग का बेबी होता है ना, लार्वा स्टेज में, छोटा छोटा, उसे कहते हैं टेडपोल। इनटू टोड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये एकदम ऐसे रट लेना, एकदम डीप नहीं जाना, बस समझ जाना कि मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब कि अगरचे कोई भी एनिमल का लार्वा जो छोटे में, जिसका शेप और साइज दिखने में, मान लीजिए उसका शेप और साइज कुछ और है, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसका शेप और साइज कुछ चेंज हो गया। तो ये पूरे प्रोसेस जो हो रहा है, जो पूरा उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है अडल्ट होते तक का, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो अब जो
टेडपोल होता है ना, वो जब टोड बनता है, टेडपोल से जब वो टोड बनता है, टेडपोल मतलब लार्वा स्टेज, और जब वो बड़ा होकर एडल्ट होकर टोड बनता है तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो वो करवाने के लिए जो थायराइड हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ टेडपोल इनटू टोड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लेके आए, इसको देख लीजिए। एनिमल पे क्या है ना, एनिमल पे होता है मेटामॉर्फोसिस, लेकिन ह्यूमन पे नहीं होता है। ह्यूमन पे मेटामॉर्फोसिस, नो मेटामॉर्फोसिस। इसे क्या देखें डेफिनेशन, बॉडी चेंज कंप्लीटली ड्यूरिंग ग्रोथ। जब ग्रोथ हो रहा हो तो बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाता है, इसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ये जो समझा रहे हैं हिंदी पे आपको। जैसे कि फ्रॉग का देख लीजिए, टेडपोल था, ठीक है, और अडल्ट होकर फ्रॉग बन गया, और दोनों का शेप अलग होता है, ठीक है। बेबी, चाइल्ड, अडल्ट, ये जैसे जैसे बड़ा होता है उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? और ना नहीं पढ़ना, आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज काउज बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी से हमें क्या क्या डिजीज हो सकता है उसके बारे में जानने वाले। आइए देखें फटाफट, ये चार्ट बनाया, इसे ध्यान से देखना। ये रहा थायरोक्सिन। सर थायराइड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है। स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ठीक कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, अगर से थायराइड हार्मोन जो है वो कम हो जाए तो उससे क्या बीमारी होगा। सर चाइल्डहुड में क्या होगा, क्रिटेनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, अभी सिर्फ नाम याद कीजिए, उससे क्या क्या होगा, फंक्शन क्या है उसका, सिम्टम्स क्या है ना, उससे क्या क्या हो सकता है, वो सारा का सारा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट इसकी बात करेंगे, नाम याद कर लीजिए। थायराइड हार्मोन से यानी थायरोक्सिन का, थायराइड हार्मोन का अगर से कमी हो जाए, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, कमी को क्या कहते हैं, हाइपो, और थायराइड हार्मोन का कमी हो रहा है तो थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उसकी वजह से चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पे क्या बीमारी होगा सर, चाइल्डहुड पे क्रिटेनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद करना है, क्रिटेनिज्म हो जाएगा। और अगर से हाइपोथायरॉयडिज्म अडल्ट पे हो जाए, सर बड़े पे हो जाए, तो क्या होगा, मिक्सोडीमा हो जाएगा और एंडेमिक ग्वाइटर। नाम याद कर लेना, अगर से बड़े पे हो जाए तो मिक्सोडीमा हो जाएगा और एंडेमिक ग्वाइटर हो जाएगा, नाम अभी याद कर लीजिए। और अगर से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए यानी कि ज्यादा हो जाए, तो अडल्ट पे क्या होगा सर, सेम मिक्सोडीमा हो जाएगा, मिक्सोडीमा हो जाएगा। और लेकिन देखिए सर, जब हाइपो था तो एंडेमिक ग्वाइटर हो रहा था। क्या हो रहा था, एंडेमिक ग्वाइटर, एंडेमिक ग्वाइटर। लेकिन सर जब हाइपर थायरॉइडिज्म हो रहा है तो वहां पर एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर हो रहा है। ठीक है, अडल्ट पे, देखिए दोनों केस पे अडल्ट पे देखते हैं। जब हाइपो हो रहा था ऊपर वाले पे तो मिक्सोडीमा तो हो रहा था, नीचे वाले में भी मिक्सोडीमा हो रहा है, हाइपर में भी मिक्सोडीमा हो रहा है और हाइपो पे भी मिक्सोडीमा हो रहा है। लेकिन जब ग्वाइटर के बारे में बात करेंगे तो जब हाइपो हो रहा था, हाइपो यानी कम हो रहा था, तब एंडेमिक ग्वाइटर हो रहा था। लेकिन जैसे ही हाइपर हुआ यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ तो वहां पर एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर हो गया। ठीक है, क्लियर? और चाइल्डहुड में आपका सिलेबस पे नहीं है, यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से चाइल्डहुड पे क्या बीमारी होता है वो आपके सिलेबस पे नहीं है। क्लियर? नाम याद कर लिए, फिर से एक बार क्या कर दें, आइए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला, हाइपोथायरॉयडिज्म, चाहे अगर चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म चाइल्डहुड पे हो गया तो क्या हो जाएगा, क्रिटेनिज्म हो जाएगा। अगर चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म अडल्ट पे हो जाए तो सर मिक्सोडीमा हो जाएगा और एंडेमिक ग्वाइटर होगा। लेकिन सर अगर चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए यानी कि ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से अडल्टहुड में मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा दोनों में हो रहा है, हाइपो पे भी और हाइपर पे भी। लेकिन सर जब हाइपर हो जाता है तो ग्वाइटर एक्सोपैथेल्मिक ग्वाइटर होता है। क्लियर? और चाइल्डहुड में अगर सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो आपके सिलेबस पे नहीं है। अब आते सबका काम देख लेते जल्दी जल्दी। मिक्सोडीमा, दिस डिजीज डेवलप ड्यू टू द हाइपोसेक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इन एडल्ट। इट ये सब पढ़ा हुआ है, अभी पढ़े ऊपर के समझाए। एक कैरेक्टराइज, अच्छा ये देखना है, जिसको मिक्सोडीमा हो जाएगा ना उसका आंख खुल जाएगा, ऐसा पफी पफी आइज, ऐसा आंख खुल जाएगा, पफी पफी मतलब फूला हुआ, चेहरा भी खुल जाएगा, पफी फेस, पफी आइज, पफी फेस एंड पफी हैंड्स। उसका जो हाथ होगा वो भी क्या होगा, पूरा फूल जाएगा। क्लियर? तो जिस पर्सन को मेक्सोडिमा होगा उसका आंख, चेहरा, हाथ पूरा फूल जाएगा। क्लियर? और ये दोनों पे होता है, डेवलप बोथ इन हाइपोथायरॉयडिज्म पे भी और हाइपरथायरॉयडिज्म पे भी, दोनों पे दोनों, यानी दोनों पे होता है, हाइपो पे भी और हाइपर पे भी ये बीमारी हो सकता है। और होता क्या, कंडीशंस क्या है चेक करने का, सिम्टम्स क्या है, पहला पफी आई हो जाएगा, पफी फेस हो जाएगा और पफी हैंड हो जाएगा। अब आता है क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म कब होता था, थोड़ा सोचिए, कमेंट की जगह याद आ गया तो अभी जस्ट पढ़े। क्रिटिसिज्म होता था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हाइपो फंक्शन हो जाए यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, यानी कमी हो जाए, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए चाइल्डहुड पे तो होता है क्रिटेनिज्म। तब आते हैं, दिस डिजीज डेवलप्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द कंजेनाइटल यानी सिंस बर्थ। कंजेनाइटल मतलब क्या होता है, जो कंजेनाइटल, हर वो बीमारी जो पैदाइशी होता है उसे कहते हैं कंजेनाइटल। क्या कहते हैं, कंजेनाइटल। दिस डिजीज डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यू टू कंजेनाइटल सिंस बर्थ थायराइड हार्मोन डिफिशियंसी। उसका पैदाइशी थायराइड हार्मोन जो होता है वो डिफिशियंस होता है, यानी कि वो कमी होता है। इट काउज मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि आप स्टार्टिंग में पढ़े ना कि ग्रोथ पे हेल्प करता है,
बोन का ग्रोथ हो गया, मसल का ग्रोथ हो गया, सेक्सुअल ग्रोथ हो गया, मेंटल ग्रोथ हो गया। अब बच्चे पे तो पहले से कमी है, हाइपोथायराइडिज्म उसका पैदाइशी है, कॉन्जेनाइटल है, तो जाहिर सी बात है मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी मेंटली उसका क्या होगा, मेंटली वो कमजोर होगा एंड ड्वार्फिज्म, यानी कि वो नाटा होगा। ठीक है, अब दोनों का फोटो हम यहाँ पर लगाए थे। ये वाला जो फोटो देख रहे हैं आप, ये वाला जो फोटो देख रहे हैं, हाँ ये वाला फोटो जो देख रहे हैं, देखिए इस पर्सन का ध्यान से देखना, आँख फूला हुआ है, पूरा चेहरा फूला हुआ है, इसका हाथ भी फूला हुआ होगा, देखिए हाथ भी इसका पूरा फूला हुआ है। इसे इसे क्या होगा, इसे हुआ है, इस आदमी को क्या हुआ है, इस आदमी को हुआ है क्या, इस आदमी को हुआ क्या, नाम याद नहीं आ रहा, क्या हुआ इसको, हाँ मिक्सोडिमा। और ये वाला देखिए, डर मत जाइएगा, ये वाला देखिए, ये वाला जो फोटो है ना, ये एक्सोपेथेल्मिक गोइटर का है, जो पढ़ते हैं ना एक्सोपेथेल्मिक गोइटर, उसी का। ये देखिए, ये पूरा बाहर निकला हुआ ना, अभी पढ़ेंगे एक्सोपेथेल्मिक गोइटर डिटेल पे पढ़ेंगे, ये उसका फोटो है। क्लियर। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि पैदाइशी क्या होगा, डिफिशियंसी होता है इसका, थायराइड हार्मोन का, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन और इंसान नाटा हो जाता है। क्या हो जाता है, नाटा। नाटा मीन्स एकदम नाटा, छोटे छोटे नहीं होते हैं जो बहुत नाटे नाटे होते हैं, उन्हें क्या होता है, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म होता है। क्या होता है, ड्वार्फिज्म। अब आते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म में। अब बात करते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है सर, एक्सोपेथेल्मिक गोइटर होता है। क्या होता है, एक्सोपेथेल्मिक गोइटर, और उसका दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव मतलब कबर, यानी जब आदमी मर जाता है उसकी तरह दिखता है, जैसे कि आपको फोटो दिखाया ना, आंख बाहर आ जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि मर गया आदमी, आंख बाहर आ जाएगा, इसलिए कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, जो इसकी वजह से होता है हाइपर, ज्यादा की वजह से थायराइड हार्मोन जब ज्यादा हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म रिजल्ट इनटू एक्सोपेथेल्मिक गोइटर, जिसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या क्या वो देख लेते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो तो दिख रहा है फोटो पे, थायराइड ग्लैंड क्या हो गया, फूल गया, जिसकी वजह से क्या होगा, नेक भी फूल जाएगा, काउजिंग स्वेलिंग ऑफ नेक। ठीक है, पोस्टीरियर अच्छा क्या है, प्रोट्यूशन। ठीक है, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल का बाहर की तरफ निकल जाना, आई बॉल का बाहर की तरफ निकल जाना। ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट बिहाइंड द आई बॉल, क्योंकि आंख के पीछे क्या हो रहा है, फैट डिपोजिट हो जाए, इसकी वजह से आंख बाहर आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्रीज डिक्रीज ऑफ बॉडी वेट, हमारा बॉडी वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है थायराइड, जो थायराइड हार्मोन होता है वो बीएमआर को बढ़ा देता है, और जैसे ही बीएमआर बढ़ेगा इसका मतलब एक्सपायरेशन भी बढ़ जाएगा, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड बढ़ेगा, और जैसे जैसे फूड ज्यादा ब्रेक होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगा, और जो हम लोग खाएंगे वो जल्दी जल्दी हजम हो जाएगा, और जल्दी जल्दी टूट कर क्या बन जाएगा, एनर्जी बना देगा, और हमारे बॉडी से वो एनर्जी हीट के फॉर्म पे निकल जाएगा, यानी कि इंसान पतला हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज बॉडी वेट, इंक्रीज क्या कहता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड राइज ब्लड शुगर, ये तो हम लोग पढ़ चुके स्टार्टिंग पे। हाई बीएमआर बॉडी टेम्परेचर, हाई बीएमआर हो जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीना निकलेगा, और नर्वसनेस यानी कि घबराहट लगेगा। यार, अब हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है सर, एंडेमिक गोइटर होता है, जिसकी वजह से ट्रेमेंडस, ठीक है, इनलार्जमेंट, यानी बहुत ही बड़ा फूल जाता है गला के नीचे, क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड ट्रेमेंडस, बड़ा सा, ठीक है, बहुत सारा फूल जाता है, ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फ्रंट पार्ट ऑफ नेक। अगर से थायराइड ग्लैंड फूल रहा है तो जाहिर सा बात है कि पहला जो फ्रंट हिस्सा है नेक का वो भी क्या होगा, वो भी फूल जाएगा। कॉमन सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला, सम पीपल में हैव इन एडुकेट डाइटरी इनटेक ऑफ आयोडीन, कुछ लोग जो होते हैं उनका डाइट जो होता है, खाने का तरीका, उसमें आयोडीन का कमी होता है, जिसकी वजह से बीमारी हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ थायराइड हार्मोन क्या था, आयोडीन। Some people may have inadequate dietary intake of iodine, so there will be low level of thyroid hormone in blood, since iodine is essential component of thyroid hormone. ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि थायराइड हार्मोन के लिए आयोडीन क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है। ट्रेमेंडस वीकनेस एंड फैटीग, यानी कि बहुत ज्यादा थकावट लगने लगेगा, थक जाएगा थोड़े थोड़े काम करके, बहुत ज्यादा थकावट लगेगा, और बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा, वीकनेस। क्लियर। ठीक है, कंडीशन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का कंडीशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा, कब, जब हमें आयोडीन की कमी हो जाए, यानी कि जब हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, यानी कि जब हमें एंडेमिक गोइटर हो जाए। नेक्स्ट, वेट गेन हो जाएगा, उल्टा ना, जब थायराइड हार्मोन बढ़ रहा था तो वेट लॉस हो रहा था, थायराइड हार्मोन घट रहा है, इसका मतलब बीएमआर घट जाएगा, फूड ब्रेक नहीं होगा, सब डिपोजिट होकर बदन फूल जाएगा, खाना डिपोजिट होकर बदन फूल जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। ड्राई रफ स्किन, ठीक है, कोर्स ड्राई हेयर, ड्राई हो जाएगा, रफ हो जाएगा, स्किन स्किन जो हो जाएगा वो ड्राई हो जाएगा और रफ हो जाएगा, और कोर्स मतलब जो घुंघराला घुंघराला बाल और मोटा मोटा बाल, उसे कहते हैं कोर्स हेयर, कोर्स ड्राई हेयर, सूखा सूखा मोटा मोटा बाल हो जाएगा। हेयर लॉस, ठीक है, एलोपीशिया कहते हैं, क्या एलोपीशिया, क्या कहते हैं, एलोपीशिया, हेयर लॉस को क्या कहते हैं, एलोपीशिया। मसल क्रैम्प्स, यानी मसल्स पे दर्द होगा, एंड फ्रीक्वेंट मसल पेन, और लगातार मसल्स पे पेन होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो यही था
ये सारा का सारा कंप्लीट कर लिए हैं। थायराइड ग्लैंड को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से रीड कर लिया और ऊपर-ऊपर से बता दिया। हर एक वर्ड का डिटेल पे गए हैं, अच्छे से समझे हैं, क्या ज़रूरी था, क्या ज़रूरी नहीं था, कैसे ये फंक्शन हो रहा था। पहले बेसिक समझे, फिर उसको डिटेल पे पढ़े। तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर से आपको ये समझ में आ गया, अगर से आपको ये हेल्पफुल लगा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर से आपको इसके आगे वाला लेक्चर को देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर हम अपलोड करें, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।